तो भगवान राम सबके पूर्वज हैं, इसलिए हिंदुत्व के बिना गुजारा ही नहीं है। और आने वाला समय जो सदी है ये हिंदुत्व की सदी होगी, आप याद रखना हमारी बात को। हर क्षेत्र में हाईवेज की आप स्थिति देखिए, जो इन हाईवेज से निकल जाएगा एक बार, क्या बीजेपी के अलावा वोट देगा? पहले तो हम उम्मीद पे आए थे लोगों की, अब उम्मीद को पूरा किया है। फ्री में अनाज का वितरण, मकान तमाम दिए गए हैं, तमाम ODF किए गए सब गाँव, शौचालय, बहन बेटियाँ खेतों में जाती थी। जहाँ गाय के खून की एक भी बूंद पड़ती है वो धरती बर्बाद हो जाती है, वहाँ आतंकवाद अपराध बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और गाय इस देश का प्राण है। बिना गाय के इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मोस्टली किसान समझ चुका था, लेकिन कुछ लोग 2022 के चुनाव को देखते ही ऐसा कर रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब कह रहे हैं कि या किसान मर गए। हम तो सीधा कहेंगे जो किसान वहाँ बॉर्डर पर देखा नहीं, हाथ काट के लटका दिए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। लाल किले का अपमान किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं, बहन बेटियों को ऊपर से फेंका गया। ये किसान थे, किसान ये काम नहीं कर सकता कहीं भी। एकदम इक्वेशन नहीं था। जाकिर अली विधायक थे, तो जो मेरे सामने लड़े, जनता ने इतना प्यार दिया। जो संघर्ष हमने किया था, गौ माता के लिए लगातार जेल गए थे, रोज़ आंदोलन हम लोग करते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, तो उसका ही परिणाम हुआ कि जो लोग कहते थे कि मेरी जमानत जब्त होगी, उनकी जमानत जब्त हुई और रिकॉर्ड मतों से लौनी के देवतुल्य नागरिकों ने, भाई और बहनों ने जिताने का काम किया। पहले गाय काटने वालों की सरकार थी, अब गाय की रक्षा करने वालों की सरकार है। अब गाय काटने वालों की हिम्मत नहीं है, एक आध घटना होती है उसका पुख्ता इंतजाम होता है। आज गौशालाएं बनी है, माने मुख्यमंत्री जी सीधा उनको जो है पैसा वहाँ से फंडिंग कर रहे हैं कि लौनी में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सब शून्य था। केवल था क्या? बलात्कार, अपहरण, डकैती, मर्डर, मांस की दुकान, बूचड़ खाने, हड्डी मील, और गाय कटती थी, रोज़ बवाल होता था। तो इसको लेकर के हमारे मन में आया, हमने नौकरी छोड़ी और उसके बाद हम लोगों ने एक संगठन बनाया, अजगर सेना। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। अभी हम लोनी गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, जहां के विधायक हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ राजनीति पर चर्चा करेंगे, बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करेंगे, वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है उसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे, हिंदुत्व से जुड़े हुए सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना बेशकीमती समय हमारे साथ देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड रहा था उसमें आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद LLB करी, तो एकदम से राजनीति में आने का आपका किस तरीके से जो परिवर्तन आया वो कैसे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपका मेरे आवाज़ पर आने पर अभिनंदन करता हूँ। मुझे राजनीति में आने का ही बात सही है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और हम लोग पॉलिटिक्स को और लोगों की तरह ही खराब मानते थे। जो एक यूथ के अंदर एक इमेज थी कि भाई नेता लोग जो हैं गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, इस तरह की हमारे दिमाग में भी बात थी। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को इतना बेकार कर दिया गया था। रोज़ जब पढ़ते थे कि 1 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, 2G 3G, तो तमाम तरह के घोटाले जब चलते थे ज़मीन से लेकर आसमान तक, तो कहीं ना कहीं मन खराब होता था। लेकिन मैं एक दिन इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब थी एक बड़ी कंपनी में, वहाँ से हम लोग जैसे लौनी के लिए आए तो हमने देखा कि ऊँट काटे जा रहे हैं सड़क पे खुलेआम, गाय काटी जा रही हैं। तो बड़ा मन खिन्न हुआ। हमें लगा, मैं धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण मन को बहुत हर्ट हुआ। तो हमें लगा कि ये जीवन बेकार है। तो हमने गांव वालों से कहा, भाई ये तुम लोग, एक हड्डी मील चलती थी यहाँ, बहुत बदबू फैलाती थी। तमाम मतलब लौनी का हालात ये थे कि लौनी में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सब शून्य था। केवल था क्या? बलात्कार, अपहरण, डकैती, मर्डर, मांस की दुकान, बूचड़ खाने, हड्डी मील, और गाय कटती थी, रोज़ बवाल होता था। तो इसको लेकर के हमारे मन में आया, हमने नौकरी छोड़ी और उसके बाद हम लोगों ने एक संगठन बनाया, अजगर सेना। अजगर सेना बना करके गाँव में हमने नौजवान को संगठित किया। फिर दोबारा एडमिशन लिया हमने। एडमिशन लेकर के छात्र संघ का 27 साल से चुनाव बनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस लड़ाई को हमने बहुत लंबे समय लड़ा। 9 महीने हम सड़क पर सोए और 9 दिन बिल्कुल ईमानदारी से पानी की बूंद तक नहीं पी, बॉडी में कीटोन बन गए थे। और उसके बाद वो घंटाघर थाना भी, गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए गए पुलिस के द्वारा। स्टूडेंट ने हमारे नेतृत्व में थाना भी टूटा, SP वगैरह सबके साथ जो है वहाँ मारपीट हुई, हम भी जेल गए। फिर वो चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद हमको टिकट नहीं दिया किसी ने, हम इंडिपेंडेंट जीते, निर्दलीय लड़े हम और हम चुनाव जीते। उसके बाद लगातार हम किसान के लिए, मजदूर, नौजवान के लिए बहुत आंदोलन संघर्ष किए, दर्जनों बार जेल गए। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद चुनाव लड़ने आए। तो शुरू में हम कुछ विचार बातों को लेकर के हम कन्फ्यूजन में थे, लेकिन जैसे ही हमारे गुरु थे शंकराचार्य आज नहीं हैं, ब्रह्मलीन हो गए,
माधवाश्रम जी, उनका हमें कॉल आई और उन्होंने हमको कहा कि माननीय राजनाथ सिंह जी देश को आगे ले जा सकते हैं और गोरक्षा का जो कानून है देश में, गोरक्षाबंदी कानून जो है वो माननीय राजनाथ सिंह जी लेके आए हैं, इसलिए वो गोभक्त है, उनके साथ लगिए। जो और लोग हैं सब लोग ये हिंदुत्व के नुकसान करने वाले हैं। तो फिर हमारी बातचीत हुई, मीटिंग हुई और हम लोग जुड़े और उसके बाद जो है हमने माननीय राजनाथ सिंह जी के ही द्वारा, माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और लगातार उसके बाद कार्य करते रहे। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे किसान मोर्चा के, फिर गाजियाबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय समिति में रहे पश्चिम की में, और बागपत जिले के इंचार्ज भी रहे, हम प्रभारी रहे बागपत जिले के। फिर पार्टी ने हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा तो लौनी से हम लोग फिर विधानसभा का चुनाव लड़े और लौनी में भाजपा कभी जीती नहीं, एकदम इक्वेशन नहीं था। जाकिर अली विधायक थे, तो जो मेरे सामने लड़े, जनता ने इतना प्यार दिया। जो संघर्ष हमने किया था, गौ माता के लिए लगातार जेल गए थे, रोज आंदोलन हम लोग करते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, तो उसका ही परिणाम हुआ कि जो लोग कहते थे कि मेरी जमानत जब्त होगी, उनकी जमानत जब्त हुई और रिकॉर्ड मतों से लौनी के देवतुल्य नागरिकों ने, भाई और बहनों ने जिताने का काम किया और अब आपके बीच में काम कर रहे हैं। तो बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया है छात्र संघ नेता से और आज विधायक की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि लोनी में अभी तक क्या कुछ काम हुए हैं, आपके कार्यकाल में क्या कुछ काम हैं और क्या कुछ बाकी हैं, और 2022 में क्या लगता है? देखिए, लौनी मैंने बताया ना, लौनी जीरो थी। हम राष्ट्रवादी विचारा के कारण, हिंदुत्व के कारण हमने लोगों को यहाँ लगातार विधायक बनने के बाद बिना भेदभाव के, किसी मजहब और जाति का भेदभाव किए, सबकी मदद की, सबकी सेवा की और सबको साथ लेकर के लौनी को ठीक करने का काम किया। लौनी में कहीं सड़कें नहीं थी, जो अब आप आए हो मेरे घर पे, यहाँ आ नहीं सकते थे। 4-4 फुट के गड्ढे थे, गाड़ियाँ डूब जाती थी। ये बंथला फ्लाईओवर नहीं था, ये डिवाइडर और ये सड़कें जो दिखाई दे रही है, भोपरा से लौनी नहीं आ सकते थे, दिल्ली से लौनी नहीं आ सकते थे पुस्ता रोड पे, और आप बॉर्डर से, किसी भी बॉर्डर से लौनी में एंट्री नहीं थी, किसी भी व्हीकल से नहीं आ सकते थे। बाइक से बड़े मुश्किल आते थे, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोगों की ज़िंदगी हलकान हो जाती थी। उसको लेकर के हमने सड़कों का बहुत एक जाल बिछा, हर विभाग से, चाहे PWD था, चाहे हमारी अपनी निधि थी या GDA था, तमाम से काम कराए गए और शानदार, आपने लौनी का नक्शा बदलते हुए देखा होगा कि शानदार डिवाइडर है, रात में लाइट जलती है, लौनी दिल्ली से सुंदर लगती है, पुस्ता रोड कितना शानदार है, दिल्ली से भी अच्छा लगता है। दिल्ली सहारनपुर रोड जिस पर नाव चलती थी, ट्रक खड़े रहते थे, गड्ढे थे, वो शानदार हुआ। एक हम फिर लौनी पहली नगर पालिका जहाँ मेट्रो आई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जब सांसद थे तो उन्होंने उस टाइम पास कराया और वो मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। बस अड्डा बिल्कुल नहीं था, गहरे गड्ढे थे 8-8 फुट के, उनमें शानदार हाईटेक बस अड्डा बनवाया। बिजली के लिए 10 बिजली घर बनवाए, बिजली आती नहीं थी, 4-5 घंटे कट के आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था, चंदा दिया जाता था, तो बिजली की चुनौती थी। आज बिजली देहात में 18 घंटे निर्बाध और शहर में 22 से 24 घंटे लाइट आती है और लोगों के अंदर कहीं कोई एक बात, बिजली की समस्या हमारे सामने पिछले 4.5 साल में नहीं आई है। सड़कों का जाल बिछवाया, तमाम सीवर लोगों के लिए, गांव से लेकर के शहर तक शुद्ध पानी के लिए टंकियां, और अभी जो लौनी की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, क्योंकि लोलैंड एरिया है लौनी, तो यहाँ पानी की जो समस्या थी उसके लिए बड़े बड़े नाले बनवाए 6, उनसे पानी की निकासी हुई। तो इस बार लौनी की सब जनता को बधाई कि 2 घंटे से ज़्यादा पानी जब एयरपोर्ट तक डूब गए, लौनी में रुका नहीं और लौनी के अंदर कोई समस्या किस तरह की नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें लौनी में शानदार और बेहतर हुई हैं। तो बिजली का शानदार काम हुआ, सड़कों का, शिक्षा के मामले में लौनी जीरो थी, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, जो था मैनेजमेंट का था। हमने 2 इंटरमीडिएट कंप्लीट करा दिए, कोई गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, शानदार डिग्री कॉलेज राजकीय बन रहा है, एक देहात में उसकी मान्यता करा के लाए। तो ये तमाम शिक्षा के क्षेत्र में एक ITI बहुत शानदार बन के कम्प्लीट है, और जितने भी प्राइमरी स्कूल थे सबको ठीक किया, 2 करोड़ रुपए अपनी निधि से दे करके कि गरीब का बच्चा नीचे ना बैठे, उसके लिए डेस्क बनवाई। तो शिक्षा के मामले में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव गया हुआ है। मीरपुर गांव में हमने मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है। तो इस तरह से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के मामले में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है। एक छोटा सा हमारे यहाँ CHC सेंटर था, वो भी जो पानी में डूबा रहता था, कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। आज शानदार
100 बेड का हॉस्पिटल, लगभग 95% काम कंप्लीट है, बन के तैयार है 100 फुटा रोड पे। तो लौनी में अंदर से लेके बाहर तक तमाम मोर्चों पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी, किसानों की फसलें डूब जाती थी, 2-2 पुल बनवाए गए सिरोरा गांव में, सारे गांव के लिंक रोड्स को ठीक कराया गया। तो लगातार अब भी बिजली का और काम हम उद्घाटन शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी कल हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। अपनी निधि के अलावा अभी छोटा भाई ब्लॉक प्रमुख बना है, उनकी पत्नी, तो कोई गांव में ऐसा नहीं है जो छोटे मोटे काम बचे थे, सबके हमने प्रस्ताव कर दिए। आज लौनी आने वाले मैक्सिमम 2 मंथ में एक शानदार आदर्श विधानसभा होगी। आने वाले टाइम में हमारा सपना है कि लौनी को जिस तरह से हमने पार्क वगैरह डेवलप कराए हैं, GDS है और नगर पालिका से भी काफ़ी काम हुआ है लौनी में, जो चल रहा है, लगातार रुका हुआ था, लेकिन हमने उस अधिकारियों से कह करके और दबाव दे करके उस काम को शुरू कराया है। तो लौनी में लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हुई है, ज़िंदगी पटरी पे आई है। लौनी में लोग हालात ये थे, कीड़े गिर जाते थे, रास्ते से निकल नहीं सकते थे, बदबू फैलती थी चारों तरफ, माहौल ऐसा था, ऐसा लगता था कि हम लौनी में नहीं है, पता नहीं कहाँ नरक में रह रहे हैं। आज लौनी खूबसूरत शहर के रूप में डेवलप हुआ है और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है हम इसको हाईटेक विधानसभा बनाएंगे। 2022 में क्या उम्मीदें हैं? जनता जो है काम के आधार पर वोट देगी, क्योंकि इस बार जो है मुकाबला बहुत ज़्यादा टक्कर का दिखाई दे रहा है। देखिए, मुकाबला कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बहुत समझदार है। जहाँ बिल्कुल सड़कें नहीं थी, बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा का बिल्कुल बुरा हाल था, आज 30 मेडिकल कॉलेज बने, कुछ किया ही नहीं था किसी ने। इतना काम हुआ है, प्रतिदिन कोरोना में कोई और होता तो बर्बाद हो जाता प्रदेश। 1,75,000 डेली टेस्ट हुए हैं, तमाम वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स का व्यवस्था कराना ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते थे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो शानदार काम किया है हर क्षेत्र में। हाईवेज की आप स्थिति देखिए, जो इन हाईवेज से निकल जाएगा एक बार, क्या बीजेपी के अलावा वोट देगा? पहले तो हम उम्मीद पे आए थे लोगों की, अब उम्मीद को पूरा किया है। फ्री में अनाज का वितरण, मकान तमाम दिए गए हैं, तमाम ODF किए गए, सब गाँव शौचालय, बहन बेटियाँ खेतों में जाती थी, तमाम योजनाएं हैं। अभी किसानों को सम्मान निधि से लेकर के किसानों को गन्ने का पेमेंट, और इतने मामले कि मैं बोलूँगा तो कम से कम 3 घंटे बोलता रहूँगा। तमाम हर क्षेत्र में इतना काम किया गया है कि इस बार जो हमारी 320 सीट थी, 350 पार जाएंगे हम। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम पहुंचते हैं और गांव में जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही हकीकत दिखाई देती है। गांव वाले संतुष्ट नहीं दिखाई देते भाजपा से और बोलते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं 2022 में एक अड़चन पैदा कर सकती हैं भाजपा के लिए। देखिए, जहाँ बीजेपी के विरोध के लोग हैं, आप ऐसी जगह गए होंगे, हमारे यहाँ किसी गांव में चले जाओ, अभी पीछे भी कई लोगों ने इंटरव्यूज किए, सर्वे किए, किसान एकदम खुशहाल है और सब ने कहा कि भाजपा के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, यहाँ कोई भाजपा के अलावा वोट देने वाला नहीं है। मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप जा करके पता करिए, सर्वे करिए, तो सभी जगह लोग खुश हैं और कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का जो है कद इतना बड़ा है, अब उनके सामने इनको लाएंगे क्या जो घूम रहे हैं? देखिए, डीजल तो सस्ता हो गया, अब पेट्रोल सस्ता हो गया, तो महंगाई कहाँ है? अब कहाँ महंगाई बची है? अब तो इतना सस्ता हो जाएगा, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसानों का जो कृषि कानून था वो वापस कर लिया गया, निरस्त हो गया। इस फैसले का आप कितना स्वागत करते हैं और क्या कुछ आपकी लगता है क्या मंशा रही होगी? ये कितना फ़ायदेमंद है और नुकसानदायक है कि रद्द नहीं करना चाहिए था क्या? देखिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी और किसान के नाम पे जिस तरह का नाटक किया जा रहा था, वो देश की जनता बंधक बनी हुई थी चारों तरफ दिल्ली के, क्योंकि ये लोग अगर कहीं अराजक तत्व के रूप में सामने आते तो इनको पता चल जाता इलाज क्या है। लेकिन किसान देवता है, उसको देवता माना गया है, इसलिए किसान को कुछ ना कहा गया और उनके कारण ही किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों को हम समझा नहीं पाए या हमारी बात समझ नहीं पाए, इसको हम समझाएंगे। ये जो बिल वापस हुए, अगर मैं निजी बात करूं तो मुझे बहुत तकलीफ है। ये बिल किसान के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं, उनके डेवलपमेंट का। मंडियों को जिस तरह से लूट करने का अधिकार था उसको खत्म किया गया है, कोई अपना कहीं भी ले जा करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, उसको बैन को हटाया, इससे सारे किसान खुश थे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी सब ऑप्शनल चीज़ थी, इससे किसान की इनकम बढ़ती। और हम 2 गुना की बात कर रहे हैं, 2 गुना तो हुआ ही है, ये 4 गुना हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, देश की जनता समझेगी, मोस्टली किसान समझ चुका था। लेकिन कुछ लोग 2022 के चुनाव को देखती ऐसा कर रहे थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब कह रहे हैं कि या किसान मर गए। हम तो सीधा कहेंगे जो किसान वहाँ बॉर्डर पे देखा नहीं, हाथ काट के लटका दिए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। लाल किले का अपमान किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं, बहन बेटियों को ऊपर से फेंका गया। ये किसान थे, किसान ये काम नहीं कर सकता कहीं भी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि कहीं ना कहीं देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं ठीक नहीं है, तो उन्होंने किया।
गौरक्षा की बात चलती है क्योंकि जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तब एकदम बहुत तेज़ी से जो है गौरक्षा के लिए काम किया गया था, गौशालाओं का निर्माण किया गया था। लेकिन अब सड़कों पर गांव की जो स्थिति है, जो अभी भी विचरती रहती हैं, हाईवेज़ पे भी घूमती रहती हैं, तो उनके लिए अभी भी कोई प्रबंध क्यों नहीं दिखाई दे रहा, पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अभी आप कह रहे गाय दिखाई देती है ना जी, पहले नहीं दिखती थी। हाँ, अभी मतलब हाल फिलहाल में अब बीच में ज़्यादा दिखने लगी हैं, शुरुआती दौर में इतना नहीं दिखता था। तो इस पर कभी सोचा है आपने? पहले गाय काटने वालों की सरकार थी, अब गाय की रक्षा करने वालों की सरकार है। अब गाय काटने वालों की हिम्मत नहीं है, एक आध घटना होती है उसका पुख्ता इंतजाम होता है। आज गौशालाएं बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा उनको जो है पैसा वहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। गाय आज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद के रूप में रहकर विचरण कर रही हैं। लेकिन जो गाय बाहर है, गौशालाएं खुलने के बाद भी अगर सड़कों पे गाय दिखाई दे रही है, इसका मतलब गाय कटना बंद हुआ है, इसलिए प्रदेश खुशहाल हो रहा है। और जहां गाय के खून की एक भी बूंद पड़ती है वो धरती बर्बाद हो जाती है, वहाँ आतंकवाद अपराध बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और गाय इस देश का प्राण है। बिना गाय के इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो अमेरिका ने भी गाय को डॉक्टर काऊ मान लिया है, इसलिए एक पूरी गौशालाएं खुली हैं। और भी व्यवस्था अगर गाय दिखाई दे रही है तो उनकी व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक एक गाय की अब केवल सरकार ही नहीं, समाज भी मिलकर के कर रहा है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा हिंदुत्व से जुड़ा हुआ। आप हर मतलब आए दिनों चर्चा में रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने बयानों की वजह से या हिंदुत्व को लेकर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं सियासत गर्म आ जाती है। तो हिंदुत्व का जो अभी स्तर है और क्या कुछ काम होना चाहिए 2022 के बाद, क्या कुछ होना चाहिए हिंदुत्व को लेकर, और अभी वर्तमान में क्या स्तर चल रहा है? देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं है। ये जितने भी धर्म आए बाद में, पहली बात तो ये धर्म नहीं है, ये सब मत पंथ है। तो चाहे इस्लाम है, चाहे ईसाइयत है, सिख तो हमारा ही परिवार है। जो हमारे परिवार के लोग देश के लिए लड़ने के लिए एक परिवार से बने थे, तो वो तो हमारा ही एक पार्ट है। जैन है, ये सब बौद्ध है, तो ये सारे के सारे कौन है? सनातन धर्म से निकले ना। तो हर व्यक्ति हिंदू है और भगवान राम सबके आराध्य है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता को बधाई कि खूब भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था राम जो उनके आराध्य नहीं है, उनके पूर्वज तो हैं। तो भगवान राम सबके पूर्वज हैं, इसलिए हिंदुत्व के बिना गुजारा ही नहीं है। और आने वाला समय जो सदी है, ये हिंदुत्व की सदी होगी। आप याद रखना हमारी बात को। जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा, एक हमारे मौलवी साहब जो हैं और बड़े पदाधिकारी रहे, वसीम रिजवी साहब ने, जो सनातन धर्म में आस्था व्यक्त की और ये कहा है कि ऐसा धर्म दूसरा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकृति आई है उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। अब जो कुछ सुधार नहीं करता तो धर्म टूटता है। तो पूरे देश के नहीं, दुनिया के अंदर एक दिन हिंदुत्व का परचम लहराएगा और वो दिन दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय हमारे साथ देने के लिए। तो अभी आपने सुना 2022 में 350 पार का जो आंकलन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सभी को उम्मीदें हैं कि 2022 में एक बार फिर से भाजपा आएगी। विधायक जी ने भी यही बात कही है और आगे देखना होगा कि 2022 में क्या कुछ परिणाम रहता है। गौ हत्या को लेकर के बात की गई, गौशालाओं के ऊपर बात की गई, वर्तमान की राजनीति और हिंदुत्व से जुड़ी हुई बातें सुनी। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, लोनी गाजियाबाद।